हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी आईएएस सीसेट के फिजिक्स के 8th सेट ऑफ क्विज़ लेके आए हैं। ये फिजिक्स की 8वीं क्विज़ है। अब तक हमने 7 क्विज़ कंप्लीट कर लिया, 7 सेट कंप्लीट कर लिए फिजिक्स के। ये 8th क्विज़ है। सबसे पहला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसके लिए यूज होते हैं? टीवी ट्रांसमिशन, डिटेक्टिंग मिनरल्स, स्पेस रिसर्च या फिर ऑल द थ्री। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, all the three are used by the artificial satellites। देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ये यूज़ होती है टीवी ट्रांसमिशन के लिए, डिटेक्टिंग मिनरल्स के लिए, जो भी पृथ्वी के सतह के नीचे मिनरल्स हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए, सभी के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू स्टडी द अर्थ, अदर प्लैनेट्स, टू हेल्प अस कम्युनिकेट एंड इवन टू ऑब्जर्व द distant universe। Satellites can even have people in them, like the International Space Station and Space Shuttle। स्पेस शटल में और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपको लोग भी दिखेंगे उन सैटेलाइट्स में। और ये डिस्टेंट यूनिवर्स देखने, ऑब्जर्व करने के लिए भी यूज़ होता है। हेल्प अस टू कम्युनिकेट करने के लिए भी मदद मिलती है इसकी। ये सभी इसके यूजेस है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, साउंड ट्रेवल्स एट मैक्सिमम स्पीड इन। साउंड सबसे ज़्यादा स्पीड में कब ट्रैवल करता है? इन वैक्यूम, इन एयर, इन वाटर और इन स्टील। तो इसका सही आंसर है स्टील। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, साउंड ट्रैवल्स एट मैक्स स्पीड इन वैक्यूम। साउंड मैक्स स्पीड वैक्यूम पे ट्रैवल करता है। फॉर योर रेफरेंस वी हैव गिवन स्पीड ऑफ साउंड इन अदर मीडियम्स। जो मीडियम होता है, एयर एट 0 सेल्सियस 331, air at 20 Celsius 343 meter per second, all the speeds are meter per in second। water at 20 Celsius 1482 मीटर पर सेकंड। लीड 1960 यानी कि 1960 मीटर पर सेकंड। ग्लास 5640 मीटर पर सेकंड एंड स्टील 5960 मीटर पर सेकंड। तो साउंड सबसे ज़्यादा ट्रैवल कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे स्टील में करती हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि साउंड ट्रैवल्स एट मैक्स स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम पे सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल होता है, लेकिन साउंड एक ऐसी चीज़ है जो एक इससे दूसरे जगह जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, तो वो वैक्यूम में नहीं हो सकता, इसलिए वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाती है। लेकिन फॉर रेफरेंस वी हैव गिवन स्पीड ऑफ साउंड इन अदर मीडियम्स। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे मिलती है हमें? स्टील में, 5960। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इन विच ए पर्सन कैन सी हिमसेल्फ इन फुल लेंथ शुड बी। सबसे कम लेंथ वाला प्लेन मिरर इन विच ए पर्सन कैन सी हिमसेल्फ इन फुल लेंथ शुड बी। तो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू द पर्सन हाइट, स्लाइटली मोर देन इज हाइट, नियरली हाफ ऑफ इट्स हाइट और नियरली वन फोर्थ ऑफ इट्स हाइट। तो ऐसी कौन सी मिनिमम लेंथ होगी प्लेन मिरर की जिसमें पर्सन कैन सी हिमसेल्फ इन फुल लेंथ, मतलब पूरी तरह से वो देख पाए खुद को। तो इसका सही आंसर है थर्ड, नियरली हाफ ऑफ हिज हाइट। अगर हाफ ऑफ हिज हाइट पे देखेंगे तो मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, मतलब मिनिमम हाफ होनी चाहिए लेंथ प्लेन मिरर की, इन विच ए पर्सन कैन सी हिमसेल्फ इन फुल लेंथ शुड बी। तो नियरली हाफ ऑफ हिज हाइट, हाइट से कम हाफ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 करेक्टली विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 बोर, second Einstein, 3 Chadwick and 4th de Broglie। first neutron, second model of hydrogen atom, third matter waves and fourth photoelectric effect। तो हमें यहाँ पे मैच द पेयर करनी है। बोर ने किसका आविष्कार किया, फिर आइंस्टाइन ने किसका किया, चार्डविक ने किसका किया, डी ब्रॉगली ने किसका किया। इस तरह से हमें आंसर देने हैं यहाँ पर। तो बोर साहब ने कौन सा यहाँ पे आविष्कार किया था? तो मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो A2 यहाँ पे कहाँ पे दिख रहे? फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन पे। आइंस्टाइन ने किसका किया था? तो आइंस्टाइन ने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोर्थ है। तो ऐसा ऑप्शन 2 है एक्चुअली, A2 B4। तो हमें थर्ड पार्टी दिखाएंगे, चार्डविक सर दिखाएंगे कि कौन सा सही जवाब है। चार्डविक क्या करता है? तो चार्डविक ने क्या शोधा था? न्यूट्रॉन। और डी ब्रॉगली सर ने क्या यहाँ पे फाइंड किया था? मैटर वेव्स के बारे में लिखा था। तो इसका सही आंसर है थर्ड, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चार्डविक न्यूट्रॉन एंड डी ब्रॉगली मैटर वेव्स। नेक्स्ट
Question number 5. If you walk towards a plane mirror at a speed of 10 centimeter per second, at what speed does your image approach you? अगर आप एक दिशा में चल रहे हैं, अब प्लेन मिरर के सामने, टुवर्ड्स प्लेन मिरर मतलब प्लेन मिरर के पास जा रहे हैं आप, एट ए स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से स्पीड में, व्हाट स्पीड डज यूर इमेज अप्रोच यू? इमेज कितनी स्पीड में आपको अप्रोच करेगी? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड फोर्थ इज इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट। तो इसका सही आंसर है सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जितनी आपकी स्पीड रहेगी उतनी स्पीड से इमेज आपको अप्रोच करेगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल इज? जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है ह्यूमन बॉडी की केल्विन स्केल में कितनी होती है? 280, 290, 310 या फिर 340? तो इसका सीधा सिंपल आंसर है 310, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। जो बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो साधारण 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 37 प्लस 273 यानी कि केल्विन में ले तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 प्लस 1, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273। तो इससे हमें मिलता है 310 केल्विन यानी कि 310 केल्विन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. असर्शन. हेवी वाटर D20 कुड स्पीड अप द इरेडिकेशन ऑफ पोलियो एंड अदर वायरल डिसीज. जो हेवी वाटर होता है D20 वो इरेडिकेशन ऑफ पोलियो और अदर वायरल डिसीज को स्पीड अप कर सकता है. रीजन, इट कुड हेल्प बाय प्रोटेक्टिंग पोलियो वैक्सीन फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल हीट सिंस इट हेल्प्स वैक्सीन टू कीप कूल. तो ये इसको हम यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन से ऑप्शन सही है. बोथ A and R आर true but R is the correct explanation of A. Second, A and R are true but R is not the correct explanation of A. Third, A is true but R is false. और फोर्थ ऑप्शन है A is false but R is true. तो इसका सही आंसर हमें फाइंड करना है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A is false and R is true. A false है लेकिन R is true है. तो असर्शन गलत है. हेवी वाटर D20 कुड स्पीड अप द इरेडिकेशन ऑफ पोलियो एंड अदर वायरल डिसीजेस, ये गलत है. लेकिन आर करेक्ट है. इट कुड हेल्प बाय प्रोटेक्टिंग पोलियो वैक्सीन फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल हीट सिंस इट हेल्प्स वैक्सीन टू कीप कूल. वैक्सीन को ठंडा रखने में ये मदद करते हैं हेवी वाटर D20. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. असर्शन. द रिले सैटेलाइट ट्रांसमिट द टीवी प्रोग्राम कंटिन्यूसली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर. जो रिले सैटेलाइट होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं टीवी प्रोग्राम कंटिन्यूसली टीवी प्रोग्राम ट्रांसमिट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स के वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. रीजन, इट पीरियड इज लेस देन द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. उसका जो पीरियड होता है वो लेस देन होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ से, इसलिए जल्दी कर पाते हैं. तो इसका ये सही आंसर है या गलत हमें फाइंड करना है. A is false but R is true. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Both A and R are false and fourth is A is true but R is false. तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, A is true but R is false. जो A होता है वो करेक्ट है. द रिले सैटेलाइट जो होती है वो टीवी प्रोग्राम ट्रांसमिट करती है कंटिन्यूसली एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वर्ल्ड के, लेकिन इसका जो पीरियड होता है वो लेस देन द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं होता, बिल्कुल सेम होता है. जो रिले सैटेलाइट होता है उसका पीरियड as same to as the earth, rotation of the earth. Next, question number 9. Consider the following statement. Assertion A. A man inside an artificial satellite feels weightless. जो मैन होता है इनसाइड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो किस तरह से फील करते हैं? वेटलेस फील करता है. रीजन आर, द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अर्थ से वो इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोडिंग स्कीम बिलो. तो इसका सही आंसर है फोर्थ, A and R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. क्योंकि A and R बोथ ही ट्रू है, मुझे पहली नज़र में समझ में आ गया. क्योंकि मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेस. जो मैन होता है इनसाइड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो वेटलेस फील करता है. तो क्यों यहाँ पे वेटलेस फील करता है मैन? क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है जो अपनी पृथ्वी देती है, जब आप खड़े होते हैं पृथ्वी के सरफेस पे तब आपका वेट डाउनवर्ड करता है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड. लेकिन जब आप सैटेलाइट के सरफेस पे या फिर कुछ कहते किसी सरफेस पे आप अगर टच करें तो जो नॉर्मल रिएक्शन देनी पड़ती है उस सरफेस को वो नहीं दे पाती. इसलिए जो वेट होता है वो अनबैलेंस रहता है और इसकी वजह से आप वेटलेस फील करते हैं.
रीजन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अर्थ का वो इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये दोनों सही है, लेकिन आर आर जो आर है वो सही रीज़न नहीं है ए का, क्योंकि ये दोनों ही अलग है। मैंने कहा कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का टॉपिक आता है, ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे इस तरह का कोई टॉपिक नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन, इन ए प्रेशर कुकर द कुकिंग इज डन फास्टर। प्रेशर कुकर में कुकिंग डन फास्टर यानी कि जल्दी होती है। रीज़न, मोर स्टीम इज अवेलेबल टू कुक द फूड 100 डिग्री सेल्सियस। मोर स्टीम इज अवेलेबल टू कुक द फूड 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ज़्यादा स्टीम अवेलेबल होती है फूड को कुक करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर। सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोडिंग स्कीम गिव लो। ए इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू। ए इज correct but R is wrong explanation of A. Both A and R are true but R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। A is correct but R is not, R is wrong explanation of A. तो R ये wrong explanation है A का। यहाँ पे देखिए, इन ए प्रेशर कुकर द कुकिंग इज डन फास्टर, ये सही है। प्रेशर कुकर में कुकिंग फास्टर होती है यानी कि जल्दी होती है। लेकिन मोस्ट टाइम इज अवेलेबल टू कुक द फूड 100 डिग्री सेल्सियस, ये गलत है। नेक्स्ट, यानी कि ये गलत एक्सप्लेन किया है ए को कि स्टीम ज़्यादा होने से अवेलेबल टू कुक द फूड 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन, वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑल द टाइम। हमें सिर्फ मून की एक साइड दिखती है हमेशा। रीज़न आर, अनलाइक द अर्थ द मून डज नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। मतलब जैसे कि अनलाइक द अर्थ, मतलब जैसे अर्थ अपने आसपास खुद खुद का एक चक्कर लगाती है। खुद का एक चक्कर यानी कि रिवॉल्व होती है अपने अपने साथ ही। द मून डज नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, तो एक्सिस पे जो रोटेट होता है अर्थ, उस तरह से मून रोटेट नहीं होता खुद के रोटेशन पे। इसकी वजह से उसका सिर्फ एक ही पार्ट हमें दिखता है। तो ये सही है गलत है हमें फाइंड करना है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, ए इज ट्रू, ये सही है। वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑल टाइम, सिर्फ मून की एक ही साइड हमें हमेशा दिखती है। जो लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो आर है, अनलाइक द अर्थ द मून डज नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, ये गलत है क्योंकि मून रोटेट होता है अपने एक्सिस पर। जैसे अर्थ होती है वैसे मून भी होता है, और सन भी अपने रोटेट होता है अपने एक्सिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज एडवांटेजियस बिकॉज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो एडवांटेजियस होती है क्योंकि मच ग्रेटर रिजोल्यूशन इज पॉसिबल। Second option, electrons are used as a source of radiation. Third, transmission and scanning types are available. Fourth, all the above mentioned features are combined. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के एडवांटेजेस क्या है? मच ग्रेटर रिजोल्यूशन इज पॉसिबल, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर रिजोल्यूशन पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स एज ए सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज होते हैं। ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग टाइप्स आर अवेलेबल, जो ट्रांसमिशन और स्कैनिंग टाइप होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ऑल द अबव मेंशन फीचर्स आर कंबाइंड, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, मच ग्रेटर रिजोल्यूशन इज पॉसिबल। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द स्पेसिमेन. It is capable of much higher magnifications and has a greater resolving power than a light microscope, allowing it to see much smaller objects in finer detail. तो ये ग्रेटर रिजोल्यूशन इज पॉसिबल, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एक एडवांटेजेस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द स्पेसिमेन. स्पेसिमेन की इमेज क्रिएट करने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज होता है. इट इज केपेबल ऑफ मच हायर मैग्निफिकेशन एंड हैज़ ए ग्रेटर रिजोल्विंग पावर दैन ए लाइट माइक्रोस्कोप, allowing it to see much smaller objects in finer detail. तो ये केपेबल होती है हायर मैग्निफिकेशन एज ए हायर रिजॉल्विंग पावर के लिए दैन ए लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पे ग्रेटर रिजोल्यूशन देता है. अलाउइंग इट टू सी मच स्मॉलर ऑब्जेक्ट इन फाइनर डिटेल, तो इसलिए इसे अलाउ करते हैं कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को भी बड़ी फाइनर डिटेल से वो देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द फिनोमेनॉन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी इज. ऐसा कौन सा फिनोमेनन है जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता या फिर वेव थ्योरी उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती. फर्स्ट ऑप्शन रिफ्लेक्शन, सेकंड इज रिफ्रैक्शन, थर्ड इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड फोर्थ इज पोलराइजेशन. तो इसका सही आंसर है थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. जो वेव थ्योरी है वो इस फिनोमेनन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. बाकी के रिफ्लेक्शन,
refraction and polarization. All the three phenomena are correctly and well explained by the wave theory. Next, क्वेश्चन नंबर 14, द अप्रोक्सीमेट साइज डायमीटर ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज, जो अप्रोक्सीमेट साइज होता है, डायमीटर होता है एटॉमिक न्यूक्लियस का, वो कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻19 मीटर, 10⁻⁻24 मीटर या 10⁻⁻6 मीटर? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट 10⁻⁻14 मीटर। जो अप्रोक्सीमेटली साइज होती है डायमीटर के एटॉमिक न्यूक्लियस की, वो होती है 10⁻⁻14 मीटर। द न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एन एटम. It is made up of nucleons called protons and neutrons, and is surrounded by the electron cloud. The size diameter of the nucleus is between 16 fm, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर for a proton in light hydrogen to the about 15 fm for the heaviest atom such as यूरेनियम। जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर होता है एटम का। इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियॉन्स से बना होता है, और न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ऐसे कहा जाता है। एंड इट इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड से सराउंडेड रहते हैं। द साइज डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज बिटवीन, जो साइज होती है डायमीटर यानी कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कितना होता है, बिटवीन जो डायमीटर न्यूक्लियस का होता है 10⁻16 fm यानी 10⁻⁻15 मीटर फॉर ए प्रोटॉन इन लाइट हाइड्रोजन, प्रोटॉन के लिए जो लाइट हाइड्रोजन में है, टू अबाउट 15 fm फॉर द हेवीएस्ट एटम सच एज यूरेनियम, जो हेवीएस्ट एटम है यूरेनियम उसका 15 मीटर, 16 fm टू 15 fm, इस तरह से उसका डायमीटर है न्यूक्लियस का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज 20 मिनट्स। जो हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव सैंपल का वो 20 मिनट्स है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर 80 मिनट्स? कितना फ्रैक्शन यहाँ पे सैंपल का बचा रहेगा आफ्टर 80 मिनट्स? तो इसका ऑप्शन है 1/16, 1/12, 1/8 या फिर 1/4। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट 1/16। एवरी 20 मिनट 1/2 ऑफ द सब्सटेंस वुड बी रिमेनिंग, यानी कि मीन्स आफ्टर 20 मिनट्स 1/2, at 40 minutes it's 1/4, at 60 minutes it's 1/8 and at 80 minutes it's 1/16। यानी कि 80 मिनट होने तक इसका सैंपल कितना फ्रैक्शन रहेगा सैंपल का 1/16। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय द मीन्स ऑफ। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेलरेटेड कर सकते हैं, क्या हम एक्सेलरेट कर सकते हैं टू वेरी हाई एनर्जी बाय द मीन्स ऑफ, किसकी मदद से? थ्रैट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स, बीटाट्रॉन्स या साइक्लोट्रॉन्स? चारों में से हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे इसका आंसर है कि कौन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है वेरी हाई एनर्जी तक। फर्स्ट थ्रैट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स, बीटाट्रॉन्स, साइक्लोट्रॉन्स। इसका सही आंसर है बीटाट्रॉन्स। बेटाट्रॉन इज ए टाइप ऑफ साइक्लिक पार्टिकल एक्सेलेरेटर। ये एक साइक्लिक पार्टिकल एक्सेलेरेटर है। इट इज एसेंशियली अ ट्रांसफॉर्मर विथ ए टोरस शेप वैक्यूम ट्यूब एज इट सेकेंडरी कॉइल, and alternating current in the primary coils accelerates electron in the vacuum around a circular path. Next, क्वेश्चन नंबर 17, हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन? किसने डिस्कवर किया कि अर्थ पृथ्वी के राउंड घूमती है? यानी कि तब तक पहले हमें यही यहाँ पे माना जाता था कि पृथ्वी सेंटर है इस सोलर सिस्टम की, और आजू बाजू के जो होते हैं वो सन या फिर जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के आसपास घूमते हैं। लेकिन फिर डिस्कवर्ड हुआ कि अर्थ ये सन के आजू बाजू घूमती है, और सन जो है वो ये इसे हीलियोसेंटर थ्योरी भी कहा जाता है कि सन मेन है यानी कि सेंटर में है, और आजू बाजू सभी प्लैनेट उसके आसपास घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये किसने ढूंढ निकाला? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, एरिस्टोटल ने या कोपरनिकस ने? तो इसका सही आंसर है कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस वॉज ए पॉलिश एस्ट्रोनॉमर। वो एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि वो पोलैंड से थे। हु पुट फॉर द थ्योरी दैट द सन इज एट द रेस्ट नियर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने ये कहा कि सन जो है वो नियर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स रेस्ट करता है, एंड दैट द अर्थ स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस वंस डेली। और स्पिनिंग जो अर्थ है खुद का एक चक्कर लगाती है एक दिन का, रिवॉल्व्स एनुअली अराउंड द सन, और सन का एक चक्कर पूरा करती है एक साल में। दिस इज कॉल्ड द हीलियोसेंट्रिक और सन सेंटर सिस्टम। जैसे मैंने कहा था पहले, ये हीलियोसेंट्रिक या सन सेंटर सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, हु डिस्कवर्ड द एक्सरे? तो एक्सरे किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन, मैडम क्यूरी ने, आइंस्टाइन ने,
रोइंगेटन ने या फिर जे थॉमसन ने? तो इसका सही आंसर है रॉनिंगटन। रॉनिंगटन यानी कि रॉनिंगटन ने एक्सरे का डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पोलराइड्स आर यूज्ड इन। पोलराइड्स किस में यूज़ किए जाते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, पोलराइजिंग सनग्लासेस में, या फोटो इलेक्ट्रिक सेल में? तो फोर्थ है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। तो पोलराइड्स किस में यूज़ किए जाते हैं ये हमें फाइंड करना है। तो इसका सही आंसर है पोलराइजिंग सनग्लासेस में पोलराइड्स यूज होते हैं। पोलराइड्स आर वाइडली यूज्ड एज पोलराइजिंग सनग्लासेस। दे आर यूज्ड टू एलिमिनेट द हेडलाइट ग्लेयर इन मोटर कार्स. They are used to improve color contrast in old oil paintings. Polaroid films are used to produce थ्री डायमेंशनल मूविंग पिक्चर्स. पोलराइड का यूज होता है प्रोड्यूस थ्री डायमेंशनल मूविंग पिक्चर प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्योर सिलिकॉन इज यूज्ड इन. प्योर सिलिकॉन ये कहाँ पे यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में, या फार्मास्यूटिकल्स में? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, electronics industry. The element silicon is used extremely as a semiconductor in solid state devices in the computer. जो solid state devices होते हैं कंप्यूटर में, उसमें एज ए एक्सटेंसिव यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में एज ए सेमी कंडक्टर के तौर पे सिलिकॉन यूज होता है. एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी जैसे चिप, मेमोरी, इन जैसे जो स्मॉलर प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जिसे हार्ड डिस्क कह सकते हैं, उस तरह के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी सिलिकॉन का यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द लोएस्ट लेवल एनर्जी बैंड इन ए सॉलिड इज. जो लोएस्ट लेवल एनर्जी बैंड होता है सॉलिड में वो कौन सा होता है? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल, या इक्वल लेवल? तो इसका सही आंसर है सेकंड, कंडक्शन बैंड. द वैलेंस बैंड इज द हाइएस्ट रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जीज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉर्मली प्रेजेंट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, while the conduction band is the lowest range of vacant electronic states. Next, question number 22. Consider the following statements. असर्शन है अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म इन ए सैटेलाइट. एक सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट है वो सैटेलाइट में परफॉर्म नहीं हो सकता. रीजन, द सिंपल पेंडुलम इनसाइड द सैटेलाइट विल बी स्टेट ऑफ जीरो ग्रेविटी. जो सिंपल पेंडुलम है सैटेलाइट के अंदर स्टेट ऑफ जीरो ग्रेविटी में रहेगा, इसलिए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म इन ए सैटेलाइट. तो इसका रीज़न है, तो हमें फाइंड करना है कि एक गलत है सही. ऑप्शन है बोथ ए आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है. इसी तरह से बाकी के तीन जो है वो ऑप्शन है. तो दोनों में से कौन सा करेक्ट है, और दोनों करेक्ट है तो आर क्या ए का सही एक्सप्लेनेशन है, ये हमें फाइंड करना है. तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्योंकि दोनों ही सही है और आर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट में नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल पेंडुलम इनसाइड द सैटेलाइट, जो सिंपल पेंडुलम है वो इनसाइड द सैटेलाइट विल बी इन स्टेट ऑफ जीरो ग्रेविटी. स्टेट ऑफ जीरो ग्रेविटी में रहेगा, इसलिए सिंपल पेंडुलम सैटेलाइट के अंदर एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आइस इज स्लीपरी व्हेन अ मैन वॉक्स ऑन इट. चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग द गिवन फोर. तो आइस इज स्लीपरी होता है जब मैन वॉक्स ऑन इट, जब कोई इंसान उस पर चलता है. चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग द गिवन फोर. तो इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है. कौन सा रीजन है? Its surface is too smooth that it reduces the friction which makes it slippery. Second, there is zero friction on its surface. Friction zero है surface पे. Increase of pressure cause ice to melt as well as the water molecules at surface are not solid. It is very chill. Cold temperature makes it slippery. तो इसका सही आंसर है थर्ड. Increase of pressure causes ice to melt. जो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आइस को मेल्ट होना पड़ता है. एज वेल एज द वाटर मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस आर नॉट सॉलिड. जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पे लिक्विड के, मतलब आइस के, वो सॉलिड नहीं होते इसकी वजह से. बिकॉज द आउटर मोस्ट लेयर नेवर टर्न्स टू ए सॉलिड. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है आइस की, वो कभी सॉलिड में कन्वर्ट होती ही नहीं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वाटर मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द आइस मूव मोर because they are at the edge and they aren't any molecules above them to help keep them in place. नोट, ओनली वैक्यूम हैज जीरो फ्रिक्शन. एक नोट लिख लीजिए कि वैक्यूम के पास ही जीरो फ्रिक्शन होता है. सिर्फ एकलौती ऐसी बात है जिसके पास जीरो फ्रिक्शन होता है. नॉट ऑन आइस सरफेस, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग. देयर इज जीरो फ्रिक्शन ऑन इट सरफेस. ये जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है. नेक्स्ट, साउंड वेव्स इन एयर आर. जो साउंड वेव्स होती है हवा में वो कौन से होते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स,
मे बी बोथ टाइप्स या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है सेकंड, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। जो साउंड वेव्स होती है हवा में वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स इन एयर fluid medium are longitudinal waves because the particles of the medium through which the sound is transported vibrate parallel to the direction that the sound waves moves। तो साउंड वेव्स होती है एयर में और एनी फ्लूइड मीडियम में वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के थ्रू विच द साउंड इज ट्रांसपोर्टेड वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन दैट द साउंड वेव मूव्स। तो वो पैरेलली वाइब्रेट होते हैं टू द डायरेक्शन दैट द साउंड वेव मूव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इट इज़ easier टू रोल स्टोन अप ए स्लोपिंग रोड दैन लिफ्ट इट वर्टिकल अपवर्ड्स बिकॉज। ये ईजियर होता है स्टोन को रोल अप करना जब स्लोपिंग रोड हो, यानी कि जो उतरता कड़ा जिसे हम कहते हैं, कि अगर वो निचला मतलब नीचे जाने वाला अगर रोड हो तो इसलिए ईजियर होता है कि उसको धक्कलते जाना, या फिर हम इसे पुश कर दे थोड़ा सा वो अपने आप यहाँ पे रोल होता रहेगा। तो इससे डिफ़िकल्ट है कि उसे अपवर्ड धकेलना, यानी कि अगर कुछ चढ़ता अगर रोड हो तो हमें उसे ऊपर ढकलने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। वर्क डन इन रोलिंग इज मोर देन इन लिफ्टिंग। वर्क डन इन लिफ्टिंग इज स्टोन, लिफ्टिंग द स्टोन इज इक्वल टू द रोलिंग इट। वर्क डन इन बोथ द केसेस इज सेम बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज लेस इन रोलिंग। वर्क डन इन रोलिंग अ स्टोन इज लेस दैन इन लिफ्टिंग इट। तो इसका सही आंसर है थर्ड, वर्क डन इन बोथ द केसेस इज सेम। जो वर्क डन होता है बोथ केसेस में सेम होता है, लेकिन जो रेट होता है वर्क डूइंग वर्क का, यानी जो काम करने की रेट होता है, इज लेस इन रोलिंग। रोलिंग में लेस है। द वर्क डन इज mgh इन बोथ केसेस, ओनली द रेट एट विच इट डन इज लेस, सो इट अपियर्स ईजियर। इसी तरह से फिजिक्स के 8 सेट हो चुके हैं क्विज के। अब तक हमने 8 क्विज कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टडी करते रहे, हमेशा कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रहिए पढ़ाई के लिए। हमेशा अपने को खुद को टाइम दीजिए ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे उतने ज़्यादा आपको चांसेस रहेंगे आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए या फिर आपको नॉलेज मिले उतनी अच्छी। ये सभी आपके लिए है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबको शिक्षा, और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ट्राई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।